नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, सिद्धू ने छोड़ा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद। कांग्रेस के हुए कन्हैया, जिग्नेश, राहुल गांधी की उपस्थिति में हुए शामिल। अफसरों को सीजेआई की चेतावनी, सत्तारूढ़ दलों से साठगांठ की तो भुगतना होगा। संघ तालिबान मुद्दे पर जावेद अख्तर पर केस, अदालत का नोटिस। और हाईकोर्ट ने कहा रद्द नहीं होगा भवानीपुर चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता। तो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, और वो आ रही है पंजाब कांग्रेस से। ऐसा लग रहा है कि वहां का जो सियासी घमासान है वो बिल्कुल भी खत्म होने के मोड़ पर नहीं है। इतने महीनों से आपने देखा था कि किस तरीके से नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में तनातनी चल रही थी। फिर सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के बाद उनकी आंखें जो मुख्यमंत्री पद है उस पर थी, लेकिन फिर पार्टी की सहमति किस पर बनी? चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि नवजोत सिद्धू नाराज चल रहे हैं जिस तरीके से मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को जगह दी गई है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो राणा गुरजीत सिंह हैं उनको उनका जो मंत्रिमंडल में जो इन्वॉल्वमेंट था, उनको किस तरीके से मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया गया, वो नवजोत सिद्धू को पसंद नहीं आया। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर हैं विजय इंदर सिंगला, उनका इन्वॉल्वमेंट उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं तो उनको होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया था, वो चीज भी सिद्धू को राज नहीं आई। यानी कि सिद्धू मंत्रिमंडल से काफी नाराज चल रहे थे। और रविवार को ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद सोमवार का दिन बीता और आज मंगलवार होते होते दोपहर 2:30 और 3 के बीच में सारे टीवी चैनल्स पर ताबड़तोड़ खबर ब्रेक हुई। क्या? नवजोत सिद्धू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ऐसा लगा कि भूचाल आ गया कांग्रेस में। और जो ये सियासी घमासान है इसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें अब ऐसा लग रहा है कि और बढ़ गई हैं। चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं और कोइंसिडेंटली आप देखिए, आज एक इत्तेफाक देखिए कि आज अमरिंदर सिंह दिल्ली में थे। ये बताया जा रहा था कि जो ऑफिशियल बंगलो जो दिल्ली का है, कपूरथला हाउस, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री को दिया जाता है, उसे वो खाली करने के लिए आए थे। ये भी बताया जा रहा था कि वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। लेकिन जो पूरी स्क्रिप्ट है वो इस तरीके से रची गई कि आज नवजोत सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसको लेकर काफी एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि खुश नजर आ रहा है कि कम से कम बला टली, क्योंकि ये जो दोनों वॉरिंग फैक्शंस थे, जो लड़ाई मतभेद ये जो दोनों लीडर्स में चल रहा था, यानी कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू, तो कम से कम ये लड़ाई खत्म हुई। और अब कम से कम पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कम से कम एक स्थिर सरकार बनेगी और स्थिरता से चुनाव को लड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। दूसरा एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि नवजोत सिद्धू का इस्तीफा देना एक तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की हार मानी जा रही है, क्योंकि जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया था तो उसमें यह माना जा रहा था कि राहुल और प्रियंका की मोहर है इस फैसले पर। अब आज उस फैसले को एक तरीके से नवजोत सिद्धू ने उलट दिया है, जिसकी वजह से राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो किस तरीके के लोगों को चुनते हैं जो कि ना पार्टी के होते हैं ना उनके होते हैं। और आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने क्या लिखा है। अमरिंदर सिंह ने तुरंत ट्वीट किया कि आई टोल्ड यू सो, ही इज नॉट अ स्टेबल मैन, नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। यानी कि वो अस्थिर आदमी है और एक बॉर्डर स्टेट जो पंजाब का है उस राज्य के लिए वो सही नेता नहीं है। तो इस चीज को लेकर अमरिंदर ने ट्वीट किया है। तो चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन चुनाव के कुछ ही महीने पहले इस तरीके का जो सियासी भूचाल है उसका फायदा सिर्फ विपक्षी पार्टीज उठाती हैं। अब सिद्धू का क्या होगा? सिद्धू ने क्या कहा है? सिद्धू के ने एक चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, और उसमें जो उनकी ओपनिंग लाइन है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है, कोलैप्स ऑफ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। यानी कि एक व्यक्ति का आचरण तब खत्म होता है जब उसे किसी चीज से समझौता करना होता है। और फिर उसके आगे उन्होंने लिखा है कि आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। यानी कि ऑफिशियली उन्होंने इस बात को कह दिया कि हम पंजाब के हित का समझौता किसी भी चीज से नहीं कर सकते। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं निरंतर कांग्रेस का हिस्सा बना रहूंगा और कांग्रेस के लिए काम करूंगा।
तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की इतनी बेइज्जती करने के बाद गांधी परिवार के जो दोनों जो बच्चे कह लीजिए या किड्स कह लीजिए, राहुल और प्रियंका का इतना निरादर करने के बाद क्या अब सिद्धू पार्टी में बने रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो अटकलें लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर ले, और अमरिंदर ने बार बार कहा कि ऐसे फैसले से उनको कितना अपमानित किया हाईकमांड ने, तो ये सारी चीजों के बीच जो ये आज जो फैसला आया है कि सिद्धू ने अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है, तो इससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है। और सबसे मजा अगर किसी को आ रहा है, और अगर मजा शब्द मैं ना भी कहूं, बहुत हार्श शब्द है, एक जो अंग्रेजी में एक फ्रेज है दैट द पर्सन हु इज हैविंग द लास्ट लाफ इज एक्चुअली अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह शुरू से ये कह रहे थे कि ये आदमी अस्थिरता ला रहा है। यहां तक कि उनकी जो पत्नी है प्रणीत कौर, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के एंड मौके पर इस तरीके की बातें करना क्यों जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने इनकी बात नहीं मानी। लेकिन एक दूसरा तर्क ये है कि जिस गांधी परिवार को लोग आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने ठीक व्यक्ति का चयन नहीं किया, उसी गांधी परिवार के लिए आज ट्विटर पर इस तरीके की भी बातें हो रही हैं कि गांधी परिवार ने अपने सफल नेतृत्व और शातिर दिमाग से दोनों जो लड़ाकू गुट थे उनका सफाया कर दिया पंजाब से, अमरिंदर सिंह और सिद्धू। अब इन दोनों का क्या होगा, इनका आगे का भविष्य क्या है, हाईकमांड को इससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम जो मौजूदा सरकार होगी वो इन दोनों विरोधाभासी व्यक्तियों के बिना होगी और स्थिरता से चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या ये एक गेम चेंजिंग प्लान है? सवाल आप खड़े कर सकते हैं राहुल और प्रियंका पर दूसरी तरफ अगर देखिए तो क्या ये रणनीति पंजाब के लिए बेहतर होगी, क्या पंजाब कांग्रेस के लिए बेहतर होगी, उस पर सोचिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी आज हमारी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। आज कन्हैया कुमार जो कि सीपीआई के नेता थे और पूर्व जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के, और जिग्नेश मेवानी जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वाडगाम से, आज राहुल गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि देखिए जो बड़े बड़े नवयुवक नेता हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, तो आज कम से कम उस कंट्रोवर्सी के ऊपर आज थोड़ा सा मरहम लगाने की कांग्रेस ने कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस अब कम से कम ये कह सकती है कि देखिए पार्टी में लोग सिर्फ पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं बल्कि बड़े नेता ज्वाइन भी कर रहे हैं। और कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा संदेश है उन ग्रास रूट वर्कर्स के लिए जो हतोत्साहित थे। अभी 5 जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव है उनमें भी ये सारे लोग अब चुनाव कैंपेन के लिए जाएंगे, इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी सब अपनी स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ये कांग्रेस की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो बड़ी चुनौती है कि जो G23 के जो लीडर्स हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें कन्हैया कुमार का इंडक्शन ऐसा लग रहा है कि पसंद नहीं आ रहा है। मनीष तिवारी मिसाल के तौर पर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आज एक किताब का हवाला दिया अपने ट्वीट में, और उस किताब का नाम है कम्युनिस्ट इन कांग्रेस। ये किताब 1973 की किताब थी जो मोहन कुमार मंगलम ने लिखी, और मनीष तिवारी ने इसको ट्वीट किया कि इंस्ट्रक्टिव टू रीविजिट कम्युनिस्ट हिस्ट्री इन कांग्रेस, मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। यानी कि जितना बदलाव कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है, ऐसा लगता है कि उतनी ही चीजें स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं। यानी कि कन्हैया कुमार का आना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कम्युनिस्ट लोगों को कांग्रेस में जगह क्यों दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस की एक लंबी रणनीति है, अगर पार्टी को देखें तो, जिसमें कि तमाम नेता छोड़ कर जा रहे थे। और अगर हम यंग लीडर्स की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अभी कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उससे कांग्रेस को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। तो आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा मैसेज है, और इस मैसेज का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस आने वाले दिनों में कैसे करेगी, कन्हैया कुमार की जो इंडक्शन है वो कांग्रेस के लिए कितना फलदार साबित होगा, उसी तरह से जिग्नेश मेवानी का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करती है, ये आने वाले दिनों में जब कैंपेन बिल्डअप होगा तो ये देखना होगा। लेकिन कम से कम कांग्रेस के लिए अब ये कोई कह नहीं सकता कि देखिए लोग सिर्फ पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लोग पार्टी में आ भी रहे हैं। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। बात करते हैं हमारी तीसरी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने पुलिस ऑफिसर्स के लिए नसीहत दी है, और खासकर वो पुलिस अफसर जो कि सरकार के प्रवक्ता बनकर बात करते हैं।
और ये पूरा मामला जो आज सुनवाई जिस पर चल रही थी, इसमें जो सस्पेंडेड सीनियर आईपीएस ऑफिसर है गुरजिंदर पाल सिंह, जिन पर आरोप लगाए थे कि जो भूपेश बघेल की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने सेडिशन का मामला उन पर लगाया था। उसके बाद एक्सटॉर्शन का मामला लगा। एक्सटॉर्शन के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस का मामला सामने आया था जिसमें कि उनकी अरेस्ट नहीं हुई, लेकिन जब आज एक्सटॉर्शन के केस को लेकर जब वो कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उस समय आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये ऑब्जर्वेशंस दिए और कहा कि जो पुलिस अफसर हैं वो अदालत में आकर दया की भीख ना मांगे, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी सरकार का प्रवक्ता ना बने। और साथ में जो चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो पुलिस अफसर हैं वो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उनको पैसा देती हैं, प्रमोशन देती हैं, और इसके लिए वो पुलिस ऑफिसर्स एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करते हैं। लेकिन जब सत्ता बदल जाती है तो फिर उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक बदले की भावना से काम किया जाता है। तो ये एक ट्रेंड बन गया है। इसको लेकर आज जस्टिस एनवी रमना ने काफी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि अदालत क्यों ऐसे ऑफिसर्स को अरेस्ट ना करे और इसमें रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स की इसमें जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कड़ी नसीहत तो जस्टिस रमना ने दी, लेकिन क्या पुलिस अफसर्स इस बात की सुनवाई करेंगे, या फिर जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है क्या वो पुलिस का भेजा इस्तेमाल नहीं करेंगी? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात 2006 से करते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिकमेंडेशंस दिए थे और वो रिकमेंडेशंस, कितने सारे रिकमेंडेशंस आज भी आधे अधूरे पड़े हैं। जो पुलिस अथॉरिटी की बात थी, एक कमीशन बनाने की बात थी जिसमें कि पुलिस को ऑटोनॉमी मिले, ये सारी चीज़ों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। तो अदालत चाहे जितनी भी नसीहत दे दे, एक आईना दिखाने का काम जरूर कर रही है और खासकर जस्टिस एनवी रमना की इसमें सराहना करनी चाहिए कि जिस तरीके से पुलिस अफसरों को वो आईना दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अफसर और राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस बात को मानेंगी और कैसे मानेंगी जब आपके पुलिस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी, पुलिस की ऑटोनॉमी नहीं होगी, तो ये केवल बातें मात्र ही रह जाएंगी। लेकिन कोर्ट जिस तरीके से उसने कड़ा रुख उन पुलिस अफसरों के खिलाफ किया है जो कि सरकार के प्रवक्ता बनकर बात करते हैं, तो वो अपने आप में एक नया पन्ना है सुप्रीम कोर्ट में। वही सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए कहा जाता था कि देखिए कोर्ट सो रहा है, जजेस कोई सुध नहीं लेते हैं, तो कम से कम जस्टिस एनवी रमना के आने के बाद जो सोई हुई अदालतें थी, खासकर सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसा लग रहा है कि अब जग गया है। उसमें एक नई थिरकन नजर आ रही है। क्या पुलिस अफसर, क्या राज्य सरकारें, क्या केंद्र सरकार, सबको एक लाइन से फटकार पड़ रही है किसी न किसी इशू पर, अगर लगातार आप देखें। और लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट की इन नसीहतों से क्या सबक लेगा पुलिस का तबका या राज्य सरकारें? वो एक बड़ा सवाल है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिरिसिस्ट और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर के बारे में, जिनकी मुश्किलें ऐसा लग रहा है कि फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान अगर इस्लामिक नेशन की बात करता है तो जो दक्षिणपंथी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, तो उनमें काफी समानता है। इसको लेकर आरएसएस के जो एक एक्टिविस्ट हैं और उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया है और उनके ऊपर एक डेफेमेशन सूट भी फाइल किया गया है। और ये केस फाइल किया गया है आरएसएस के जो एक्टिविस्ट हैं विवेक चंपानेरकर, और उन्होंने ₹1 का कॉम्पेंसेशन का दावा भी किया है। और जो उनके वकील हैं आदित्य मिश्रा, जो चंपानेरकर के वकील थे, तो उन्होंने कहा था कि जावेद अख्तर को इस तरीके से जो बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स हैं वो नहीं करने चाहिए थे। इससे आरएसएस की छवि धूमिल होती है और इससे आरएसएस की जो इमेज है वो बिलिटल होती है कहीं ना कहीं। और अभी हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से अनुपम खेर ने भी जावेद अख्तर की काफी आलोचना की थी। तो ये एक फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको जावेद अख्तर ने कहा और बोला इंटरव्यू में। लेकिन कहने और बोलने और सोचने का रेपरकशन आप देखिए आज के समाज में क्या हो रहा है कि अगर दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस की उन्होंने बात की तो आज सारी दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस राशन पानी लेकर जावेद अख्तर के ऊपर चढ़ गई हैं कि एज इफ उन्होंने क्या कर दिया हो। और ₹1 का कॉम्पेंसेशन, यानी कि एक सिंबॉलिक, एक संकेतात्मक, एक मैसेज देना चाह रहा है आरएसएस कि देखिए आप इस तरीके से आरएसएस के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो क्या यही है लोकतंत्र कि अगर किसी ने मुंह खोला, अपने थॉट प्रोसेस को जाहिर किया,
तो क्या भारत का लोकतंत्र यही है कि आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, और अगर बोलेंगे तो फिर आपके खिलाफ डिफेमेशन सूट होगा या आपको विलिफाई किया जाएगा? वही चीज आज जावेद अख्तर के साथ हो रही है। उसके पहले आपने देखा था कंगना रनौत भी किस तरीके से हमलावर थी। अब हमने देखा कि ये आरएसएस के लोग हैं। तो यानी कि पूरी एक जो लॉबी है दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो उन लोगों के पीछे पड़ जाती है अगर लोग आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं या फिर दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ बोलते हैं, उस आदमी की खैर नहीं। अब ये जो पूरा मामला है, अब देखना होगा कि आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन वाकई में जावेद अख्तर सोच रहे होंगे कि मैंने ये ठीक किया या गलत किया। हालांकि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। सत्य हिंदी पर उन्होंने कॉलम भी लिखा था जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि पर्दे के पीछे जिस तरीके से छुप रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसको लेकर उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था। और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है जो बातें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने फिर से एम्फसाइज किया कि जो वो कह रहे हैं दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो बिल्कुल सही है। अपने एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने कहा कि मैंने तो जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ भी मैंने बोला है। तो मेरे बारे में गलत धारणाएं लोग बना रहे हैं और वो अडिग हैं। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये अदालत में एक लंबी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया है, संकेतात्मक जो प्रतीकात्मक जो लड़ाई होती है, वो इसमें ज्यादा नजर आ रही है। और आरएसएस एक संकेत देना चाह रहा है ताकि लोग इस तरीके की बातें करने के लिए जुर्रत ना करें। लेकिन इससे क्या हो रहा है? लोकतंत्र का हनन हो रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। लेकिन इसकी परवाह किसे है? इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट की, जिसमें कि आज ममता बनर्जी को एक बड़ी राहत मिल गई और एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कि बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर चुनावी क्षेत्र से किसी ने इस्तीफा दे दिया है तो जो टैक्स पेयर्स मनी है उससे उपचुनाव क्यों कराया जाए। इन बातों को लेकर जो चीफ जस्टिस है कोलकाता हाईकोर्ट के, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र भी लिखा था कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और अगर चुनाव सही समय पर नहीं हुआ तो एक संवैधानिक संकट होगा। तो उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के आचरण पर कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरीके की चिट्ठी उन्हें चुनाव आयोग को नहीं लिखनी चाहिए थी। तो एक टिप्पणी उन्होंने जरूर की है। लेकिन जो बाकी मैटर है कि एक उपचुनाव कराने के पीछे जो टैक्स पेयर का मनी है वो हम क्यों खर्च करें, इन सारी चीजों को लेकर अब नवंबर में सुनवाई होगी। लेकिन जो एक डाउटफुल स्थिति ममता बनर्जी के लिए बनी हुई थी, उनके लिए एक बड़ी राहत है। 30 सितंबर को वोटिंग होगी, 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो एक बड़ी राहत है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है कि भवानीपुर का जो उपचुनाव है वो भी काफी सुर्खियों में रहा। पहले दिलीप घोष के ऊपर हमले की खबरें आई, टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प हुई, फिर उसके बाद ये कोलकाता हाईकोर्ट की हियरिंग हुई। तो भवानीपुर पोल्स भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन्हीं सुर्खियों में बना रहा जैसा कि पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव था। लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राहत है। अब देखना यह होगा कि 3 अक्टूबर को जब भवानीपुर के जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।